नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना न तो पुरानी है न बहुत हालिया है। प्रदेश है उत्तराखंड, जिला है हरिद्वार। तारीख थी 29/9/2023। हरिद्वार के एसएसपी प्रभेंद्र सिंह डोभाल ने घटना का खुलासा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया उसके हिसाब से 29/9/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना आई कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने वाले जंगल में 500 मीटर भीतर की तरफ एक महिला की अर्धनग्न लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही फौरन एसएचओ कोतवाली नगर, भावना कंथोल, चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, एसएसआई रमेश कुमार सैनी और तमाम फोर्स थाने की मौके पर पहुंची और उसने देखा कि एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ है और प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि उसी के कपड़ों से उसके गले को स्ट्रेंगुलेट करके उसकी हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस ने फौरन अपनी कार्रवाई शुरू की, उसका पंचायतनामा या पंचनामा किया, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में भी यही बात आई, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, यानी गला कस के, गला दबा के उसे मारा गया था। पुलिस के सामने पुलिस ने उसकी फोटोग्राफ ली, उसके बाद समाचार पत्रों में निकलवाई, सूचना पटों पे भिजवाया, इश्तहार उसके तुरंत छपवा के बंटवाए, क्योंकि महिला की हत्या का मामला था। लेकिन कोई पता नहीं लगा। एसएसपी ने फौरन इस घटना के या इस महिला की इस हत्या की घटना के अनावरण के लिए 7 टीमें बना दी और एक टीम आसपास के सरहदी जनपदों में गुमशुदा महिलाओं के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करके महिला की शिनाख्त का प्रयास कर रहा था। दूसरी टीम आसपास के लोगों को फोटो पैम्पलेट के माध्यम से पूछताछ कर रहा था और घटनास्थल पर तो कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन घटनास्थल के पहुंच मार्ग या घटनास्थल से बाहर जाने के रास्तों पर करीब 300 सीसीटीवी के फुटेज देखे गए। 300 सीसीटीवी के फुटेज यानी 300 जगह के फुटेज पुलिस की टीम ने देखे। जो 7 टीमें बनाई गई थी उनमें से 2 टीमों को इसका काम दिया गया था। पहले तो ये लोकेट करना कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हैं और फिर उनकी फुटेज निकलवा के उनको एक जगह क्राइम ब्रांच के दफ्तर में लाके उसको एनालाइज करना। बहुत गंभीर प्रयास के बाद एक सीसीटीवी में एक समस्या और भी है। सीसीटीवी लोग लगाते हैं लेकिन कभी उसके कैमरे के लेंस को साफ करने की जहमत नहीं उठाते। हर 6 महीने पर साल भर में करना कुछ नहीं है, जो उसके छोटे छोटे लेंस जैसे होते हैं, आप उन पे सूखे कपड़े से अगर मार देंगे, साफ कर देंगे उसे, तो जो फोटोग्राफ आएगी वो ब्लर नहीं दिखाई देगी, वो धुंधली नहीं दिखाई देगी, वो बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। आजकल के जो कैमरों की क्वालिटीज आ रही हैं, जो अच्छी क्वालिटी के कैमरे आ रहे हैं, सामान्य क्वालिटी के कैमरों में भी अगर उसका लेंस साफ है तो फिर पहचान में कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे धूल चढ़े हुए कैमरों में सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करने में होती है जब किसी गाड़ी का नंबर प्लेट देखना हो। अगर साफ सुथरा कैमरा है, उसके लेंस साफ सुथरे हैं, तो चाहे जितनी दूर से उसने रिकॉर्ड किया हो, गाड़ियों के नंबर बहुत साफ सीसीटीवी फुटेज में आ जाते हैं।
लेकिन सालों साल से अगर कभी उसमें धूल मिट्टी साफ नहीं की गई है तो कितनी भी पास से लिया गया फुटेज हो उसमें कभी भी नंबर बहुत स्पष्ट नहीं होता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस नंबर को जोड़ घटाना उसका करने में। बहरहाल एक फुटेज में एक धुंधली सी तस्वीर उस महिला के आकार प्रकार की, उसकी हुलिया की और एक व्यक्ति की, ये फोटो उनको मिली हो। दूसरे सॉफ्टवेयर से फोटो को साफ करा के थोड़ा बड़ा करा के फुटेज के में जो दिखाई दे रहा था उसकी फोटो बनवा के और उसके पहचान का प्रयास आसपास किया जाने लगा। हर की पैड़ी के पास लोगों ने बताया कि हाँ साहब ये महिला यहीं कहीं रहती है। इसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे को अक्सर ये अपनी गोद में रखती है। ऐसा लगता है जैसे वो 5-6 महीने का बच्चा हो। ये केवल इतनी सी सूचना एक ब्लर्ड फोटो के माध्यम से, सूचनाएं तो बहुत सी आई, आप ये समझें कि इस संबंध में कम से कम 400-500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई होगी। 400 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकाली गई होगी और 200 धर्मशाले और 300 होटलों में जांच की गई होगी इसी फोटो के साथ, इस हुलिया के साथ, कपड़े के रंग के साथ, सलवार सूट के रंग के साथ। इतनी मेहनत 2-3-4 दिन में पुलिस ने की ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार ये महिला कौन है। 6 दिन के अथक परिश्रम के बाद तब ये पता लगा कि साहब ये हर की पेड़ी के पास कहीं पर ये बार बार देखी गई है। पुलिस ने जीरो इन करते करते अंत में मोहल्ले में पहचान लिया और वहां जिस घर में वो रहा करती थी उसमें ताला भी बंद था। फिर लोगों ने बताया कि इसके पति का नाम करण था और इतनी जानकारी अगल बगल से मिली कि करण की ये दूसरी पत्नी थी। पुलिस के पास सिर्फ इतनी ही जानकारी उस समय मिल पाई। उसके बाद जब मोहल्ले वालों से करण की हुलिया, करण के बारे में, करण के नंबर के बारे में जानकारी की गई तो फिर ये करण को भी पुलिस ने लोकेट कर लिया और 9 तारीख को यानी घटना के 11 दिन बाद करण उर्फ सागर को रोड़ी बेलवाला के पास से दबोच लिया गया। पुलिस ने इसीलिए एसएसपी ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हल्ला बहुत मचा, अखबारों ने खूब जितना उल्टा सीधा लिख सकते थे लिखा, अपनी राय ज़्यादा लिखी, फैक्ट्स कम लिखे। बहरहाल पुलिस पे इसका बहुत दबाव पड़ता है जब इस तरह से क्रिटिसिज्म होने लगता है पुलिस की वर्किंग पे। ये किसी ने नहीं देखा कि साहब इसमें 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, 400 से अधिक मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकालकर उन्हें देखा गया, 200 धर्मशाले और 300 से अधिक होटलों में पूछताछ की गई। लगभग 800 ई रिक्शा वालों से फोटो दिखाकर, समय बताकर उनसे जानकारी करने की कोशिश की गई। अब आप अंदाज करिए कि एक महिला की पहचान और उसकी हत्या के अनावरण में पुलिस टीम को कहां कहां नहीं खाक छाननी पड़ी। बहरहाल जब वो पकड़ में आया तो उससे पूरी बात पूछी गई। उसने ये बताया कि मृतका, करण ने बताया कि मेरी दूसरी पत्नी है और मुझसे पहले मृतका की 3 और शादियां हो चुकी थी और प्रत्येक पति से एक एक बच्चा था। चौथा बच्चा मुझसे, यानी हमारी शादी के बाद चौथा बच्चा पैदा हुआ था। मारने का कारण जब पूछा गया तो उसने कहा साहब मुझे अपनी पत्नी के चाल चलन पर बराबर संदेह होने लगा था। मैं इस बाबत उसको बहुत समझाता था लेकिन वो मानती नहीं थी।
मैंने तभी ये डिसाइड किया कि अब मैं इसको अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा तो ये जरूर किसी दूसरे के साथ फिर भाग जाएगी। मैंने उससे वो रबर फैक्ट्री के सामने वाले जो जंगल है वहां पर फोटोग्राफी करने के बहाने कि वहां बड़ा सुंदर दिखता है, पीछे ऊंचा वाला पहाड़ दिखता है, जाने क्या क्या बता के कि मोबाइल से हम फोटो खींचेंगे और अब हम रील्स बनाएंगे इसकी, ये कह के उसको भरमा के वहां ले गया, उसे गिरा दिया। गिराने के बाद उसी के शलवार के नाड़े से पहले कस के उसकी गर्दन को कस दिया। फिर भी ऐसा लगा उसे कि सलवार का नाड़ा थोड़ा पतला है, ऐसा नहीं ये जिंदा बच जाए, तो फिर उसके शलवार से उसके गर्दन को अच्छी तरह से कस दिया और तब तक वहां बना रहा जब तक उसे जरा सा भी संदेह था कि इसमें भी जान बाकी है। वहां से वापस हर की पैड़ी आया अपने घर और वहां उसने लोगों को बताया कि मैं बहुत परेशान था, मेरी पत्नी घर के तमाम जेवरात और पैसे चोरी करके भाग गई। और फिर वो अपने 4 बच्चों को लेकर ये कह के मोहल्ले वालों से गया कि मैं उन्हें गांव में छोड़ने जा रहा हूं। उसके तुरंत बाद वो फिर वापस 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर वापस मोहल्ले में आ गया और ये कहा कि बच्चों को मैंने अपने गांव में छोड़ दिया है माँ बाप के पास और अब मैं उसकी तलाश करूंगा, मैं एफआईआर कराऊंगा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि लोगों को कोई शक न हो या पुलिस उससे पूछताछ न करे। बराबर अखबार की खबरों पे उसकी निगाह थी कि पुलिस कहां तक पहुंची है। बहरहाल पकड़ा गया और जो कारण उसने बताए वो कारण बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और थी कि वो चिल्लाए ना, इसके लिए जब उसने सलवार के नाड़े से उसका गला कसा तो उसी का कुर्ता उसके मुंह में ठूंस दिया ताकि वो चिल्लाए नहीं, क्योंकि जंगल में थोड़ी बहुत आवाज़ होने पर भी गूंजती है, पता लग जाता है। जंगल में तमाम लकड़ी के चक्कर में, बाकी चक्कर में लोग रहते हैं। तो उसने इत्मीनान से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद फिर अपने घर वापस चला गया। आज की घटना देखिए, मतलब के लिए कोई कितना नीचे गिर जाएगा, कोई कितना गंदा सोच लेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और आज के वाकये में यही हुआ। मतलब लड़का इतना नीचे गिर गया, करण इतना नीचे गिर गया कि ऐसी महिला से संबंध बनाए अपनी शादीशुदा पत्नी को छोड़कर, जिसके 3 बच्चे थे और उसे जानकारी थी कि ये तीनों इसके अलग अलग पतियों से हुए बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसने उससे संबंध ही नहीं बनाए। उससे प्रॉपर हरिद्वार में ही शादी कर ली और बतौर पत्नी 3 बच्चों के साथ अपने साथ रखने लगा। उससे भी एक बच्चा हुआ, बच्चों की संख्या घर में 4 हो गई। ऐसा प्रतीत होता है, ये ऐसा जो क्रिमिनल साइकोलॉजी जितना मैं समझ पाया इस करण की, उससे पहले तो ये लगा कि शायद उसके मन में बच्चों की मदद करने की भावना रही हो कि 3 बच्चे अलग अलग बाप के माँ के साथ रह रहे हैं, अच्छी तरह उसका पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है, लिहाजा अपने पास रखूंगा, हमारा भी बच्चा आ गया है तो इनका भला हो जाएगा, इन्हें कोई परेशान नहीं करेगा और इनका प्रॉपर जो इनके लिए खाने कपड़े की जो का इंतज़ाम है वो मैं कर लूँगा। लेकिन वो अगर उसकी भावना ऐसी होती कि बच्चों की मदद करनी है तो वो कभी हत्या नहीं करता, क्योंकि वो जानता जरूर होगा या उसके दिमाग में जरूर होगा कि अगर पकड़ा गया तो इन बच्चों की बड़ी दुर्गति होगी। तो ऐसी भावना वाले व्यक्ति इस दिशा में नहीं सोच सकते कि मेरे बाद इन बच्चों की और दुर्गति होगी। इसलिए बच्चों के प्रति सहानुभूति वाली बात, जो उसके मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश करें अगर आप, तो ये बात समझ में नहीं आती।
पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा कि साहब मैंने बड़ी समझाने की कोशिश की, मुझे बराबर शक हो रहा था कि ये किसी और मर्द के साथ संबंध में आ गई है। मैं उसकी चाल चलन पे बराबर टोका टोकी करता था और उससे कहता था। तो देखिए ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। उसने ये जानते हुए कि 3 अलग अलग पतियों से पैदा हुए उसके 3 बच्चे हैं और वो उसके साथ शादी करने को राजी हुआ है, तो चाल चलन पे शक करने की का तो कोई आधार ही नहीं बनता। और कौन सा पैरामीटर होगा कि ये सती सावित्री है और ये दूसरों से संबंध नहीं रख सकती। लिहाजा ये बात भी कतई समझ में नहीं आती कि उसका चाल चलन खराब था इसलिए मैंने उसे मार दिया। चाल चलन पे शक करने का कोई अधिकार करण उर्फ सागर को नहीं था। चूंकि करण की पहली पत्नी से कोई बच्चे नहीं थे, मतलब तीसरा कारण जो समझ में आता है, कोई बच्चे नहीं थे, तो इससे उसको एक बेटा हुआ। उसके दिमाग में शायद ये डर हुआ कि अगर ये फिर किसी के साथ भाग गई तो मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले जाएगी। 3 को तो ले ही जाएगी, मेरे को भी ले जाएगी, जिस किसी के साथ रहना स्वीकार करेगी। इसलिए अगर हम मार नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल ये किसी के साथ भागेगी और मेरा बच्चा भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एसएसपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि पत्नी को मारने के बाद वो सभी 4 बच्चों को के साथ अपने गांव गया और यहां हर की पैड़ी में पड़ोसियों को ये बताया कि वो चोरी करके भाग गई है, इसलिए बच्चों को गांव छोड़ के आऊंगा और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब आप अंदाज लगाइए कि कितना कॉम्प्लेक्स माइंडसेट था इस अपराधी का, कितना कॉम्प्लेक्स। एक तरफ ये भावना कि बच्चों की परेशानी न हो, एक तरफ ये भावना कि इसकी चाल चलन तो नहीं खराब हो गया। अरे भाई, 3 पतियों के साथ के 3 बच्चों को लेके आई है तो तुम्हें कोई मतलब शक करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि इसका चाल चलन खराब होगा, कोई अधिकार नहीं। लेकिन ऐसा उसने बताया कि मुझे मैंने इसलिए उसको मारा है। तो जानबूझकर अगर तुम गड्ढे में गिरे हो तो गड्ढे में गिरने की शिकायत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो। अगर इस तरह की गलती या इस तरह की बात, जानबूझकर गड्ढे में गिरने वाली बात, ये अगर कोई करता है तो उसे शिकायत का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यहां मृतका भी बड़े कॉम्प्लेक्स माइंडसेट की थी और करण का तो कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल माइंडसेट था। देखिए, इसी के लिए कबीरदास जी ने जमाने जमाने पहले एक दोहा लिखा था कि जाका गुरु भी आंधला, चेला खड़ा निरंध, अंधई अंधा ठेलिया, दुन्यू कूप पड़ंत। यानी जिसका गुरु अंधा हो उसका शिष्य भी अंधा होगा और दोनों एक दूसरे के सहारे चलने की कोशिश में दोनों एक साथ कुएं में गिर जाएंगे। अब यहां पर पति पत्नी में कौन गुरु था कौन चेला था, थे दोनों ही बहुत शातिर। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन गुरु था कौन चेला था, पर गिरे दोनों कुएं में। एक जान से गई, एक जेल में है। तो इसलिए आंखें, इंद्रियां सब खोल के भविष्य के अपने फैसले करिए। भावनाओं से या बहुत छोटी लालच से फैसले करेंगे तो वही होगा जो इस घटना में हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।